Yes. So, good evening, my friends, colleagues, participants from all over. We have participants from the UK, US, Canada, Dubai, and many countries and many states of the India. So, my name is Vaidya Kedar Joshi. We are conducting SVG Sambhasha platform since 2019 and conducting and taking some Sanhita Vachan, Kalpavachan, clinical case discussions, and many more in every week with our friends, Vaidya, senior Vaidya faculty, and guest speakers. So आज आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो आयुर्वेदिक, स्पेसिफिकली गायनेक और स्त्री रोग में जो यूज किए जाने वाले द्रव्य है, हर्ब्स है, उनके बारे में है। और आज के हमारे जो गेस्ट है, हमारे मित्र हैं वैद्य मनोज। उनका मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ। वैद्य मनोज सर एमडी द्रव्यगुण है। उनका जो रिसर्च है वो उनका स्पेसिफिकली आम्ल लवण कटु रस के ऊपर बॉडी की सिम्टम्स और ऑब्जर्वेशन कंट्रोल स्टडी रहा है। उसके साथ वो अवार्ड अचीवर भी है। उन्होंने क्लिनिकल आर्टिकल्स लिखे बहुत सारे, उसमें जो पक्षाघात का आर्टिकल्स पब्लिश हुआ था नेशनल जर्नल आयुर्वेद पत्रिका में, उनको उसका सेकंड प्राइज भी मिला है। उसके साथ उन्होंने कई पेपर प्रेजेंटेशन भी किए हैं। आयुर्वेदिक मैनेजमेंट एंड द प्रोटोकॉल ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस इन आयुर्वेद व्यासपीठ कल्याण ब्रांच। वो स्टूडेंट्स के लिए, वैद्यों के लिए और जूनियर्स के लिए अनेक सेशंस कंडक्ट करते हैं और उनका खुद का क्लिनिक है। वो वहां से भी अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से गाइड करते हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छे वैद्य, मेरे दोस्त, एक क्लिनिकल प्रैक्टिशनर हमारे पास आज इस सत्र में है। एक्चुअली मैं एसवीजी संभाषा के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। 2019 से हमने ये स्टार्ट किया था। उसमें हमने मेरे बहुत सारे मित्र, बहुत सारे वैद्य कलीग्स, उनके साथ में हमने अष्टांग हृदय संहिता, उसके बाद सुश्रुत संहिता और चरक संहिता का पाठ किया। उसको कंप्लीट 3 साल चला। उसके बाद हमने कल्प की सीरीज स्टार्ट करी थी और 2022 में 23 में द्रव्य की सीरीज स्टार्ट करी थी। उसमें हर एक कल्प द्रव्य और केसेस हम डिस्कस करते थे। और अभी पिछले साल से हम स्पेसिफिकली जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में वैद्य को परेशानी आती है या नए स्टूडेंट्स को परेशानी आती है केस समझने में, और बहुत स्टूडेंट्स का मुझे ये मैसेज आया था जो हमने फॉर्म अभी डिस्ट्रीब्यूट किए उसमें, कि सर कॉलेज में जो चीजें पढ़ाई जाती है उसका और एक्चुअल क्लिनिकल प्रैक्टिस का हमें अच्छा संबंध नहीं लगता। उसमें हम कोरिलेट नहीं कर पाते। जो थ्योरी पढ़ते हैं उसको हम प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करें, पेशेंट को रिजल्ट देते वक्त कौन सी चीजें ध्यान में रखनी होती है, एक कल्प को, एक द्रव्य को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे अलग अलग तरीके से। और बहुत सारा जो क्लिनिकल पार्ट है वो कॉलेज के सिलेबस में है ही नहीं, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना था। क्योंकि थ्योरेटिकल जो पार्ट है, बेसिक सिद्धांत का पार्ट है तो वो है और सब्जेक्ट का पार्ट है, मगर जो एक्चुअल केसेस हमें देखने को मिलते हैं और बहुत सारे बड़े वैद्य ट्रीट करते हैं, उसका तरीका थोड़ा अलग होता है, उसके बुक्स अलग होते हैं। और संहिताओं के अलग अलावा और कोई बुक्स हमें जहाँ से पढ़ने होते हैं और क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए वो हमें उपयोगी होते हैं, उसका ज्ञान कोई देता नहीं, उसका हेल्प कोई करता नहीं। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए हमने वीकली क्लिनिकल केस डिस्कशन शुरू किया। उसमें जो क्लिनिकल केसेस हमारे खुद के अच्छे ट्रीट हुए हैं, कम से कम 6 महीने का, 1 साल का फॉलोअप है, और उसमें हमें एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखने को मिलता है, तो वही केसेस हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ, वैद्यों के साथ शेयर करते या उसके बाद में उनको कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि वो खुद भी ऐसे केसेस ले सके, और उसमें क्या विचार करना है, द्रव्य कल्प देते वक्त क्या विचार करना है, और उसमें प्रोग्रेस कैसी होती है वो खुद देख सके। तो ऐसे ही सीरीज में हम हमारे दोस्त हैं वैद्य मनोज सर, वो आज अपना सेशन शुरू करेंगे। तो मैं वैद्य मनोज सर को अनुमोदन करता हूँ कि वो आज का सेशन शुरू करें। यस सर। यस केदार सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं।
ये जो आप अनेक सेशन जो आप कंडक्ट करवाते हैं, तो इससे यूजी स्टूडेंट्स को जो गाइडेंस मिलता है वो एक अलग ही अप्रोच हो जाता है। जैसे अभी आपने कहा कि जो क्लिनिक में हम बैठे रहते हैं तो वहां पर पेशेंट को डील करने के लिए कुछ अलग ही अप्रोच लगता है। तो आप जो ये सेशन कंडक्ट करवा रहे हैं, इससे हम उसी अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप ये कंडक्ट कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर है द थिएटर ऑफ ऑपरेशंस। मिलिट्री टर्म्स में थिएटर ऑफ ऑपरेशंस का मतलब है किसी विशेष ज्योग्राफिकल एरिया में कॉम्बैट या ऑपरेशन करना। और हमारे लेक्चर के कंटेक्स्ट में थिएटर ऑफ ऑपरेशंस का मतलब है गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम से कॉम्बैट करना। किसी भी बटालियन में या यूनिट में डेकोरेटेड रैंक्स जैसे जनरल्स या फिर कर्नल्स, इनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। मेरा मतलब है कि सारा जो स्ट्रेटेजी है या जो सोल्जर्स को कहाँ डिप्लॉय करना है, वो यही डिसाइड करते हैं जनरल्स या तो फिर कर्नल्स, विच इज फेयर। बट किसी भी फ्रंट पर लड़ने के लिए और जीतने के लिए आर्मी का महत्वपूर्ण अंग है सोल्जर्स। और हमारे क्लिनिक के सोल्जर्स है वनस्पति द्रव्य। तो हम देखेंगे वनस्पति द्रव्य इन मैनेजमेंट ऑफ स्त्री रोग। जैसे आर्मी कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे सेक्टर को देखती है, उसको समझती है और सारे ऑपरेशंस करती है, वैसे ही हम भी फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी नहीं, हम देखेंगे कुमारी से जटामांसी और समझेंगे कैसे वनस्पति द्रव्यों का हम चयन करते हैं, कैसे हम सिलेक्शन करते हैं। वनस्पति द्रव्य इन स्त्री रोग। मैं वैद्य मनोज थदानी, मैं एमडी द्रव्यगुण हूँ। रुद्रायु क्लिनिक उल्लासनगर में हम प्रैक्टिस करते हैं। पिछले 4 सालों से हम शुद्ध आयुर्वेदा प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेरे मेंटोर है वैद्य महेश ठाकुर सर। वैद्य महेश ठाकुर सर का वैसे तो परिचय देने की नीड नहीं है। वैद्य महेश ठाकुर सर आरएवी गुरु और एक प्रख्यात आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है, क्लिनिशियन है। इस पर्टिकुलर स्लाइड में जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख पा रहे हैं कि एक कमांडो बहुत ही गंभीरता से अपने दुश्मन की कुछ तो एक्टिविटी नोटिस करके बायनोकुलर से देखकर वॉकी टॉकी से अपने कलीग तक कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही मैंने भी बहुत सारे निघंटु, बृहत्त्रयी और अनेक रिसर्च आर्टिकल देखने के बाद में जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, उस इंफॉर्मेशन को मैं मेरे कलीग्स मतलब आप तक ट्रांसफर करने वाला हूँ। तो चैप्टर 1 इज मोस्ट प्रेवलेंट प्रॉब्लम्स। मोस्ट प्रेवलेंट प्रॉब्लम्स ये कहाँ से डिराइव हुई? बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स, जैसे हमने अभी बात किया कि बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स भी मैंने रेफर किए हैं। तो इन रिसर्च आर्टिकल्स को रेफर करने के बाद में मेरे पास एक ऐसी लिस्ट आ गई डिजीजेस की या प्रॉब्लम्स की जो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है और हमें क्लिनिक में बहुत ही कॉमनली देखने मिलते हैं। तो ये है आपके सामने मोस्ट प्रेवलेंट गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब मोस्ट प्रेवलेंट गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है बेसिकली एक 5 सेगमेंट्स में या 5 क्लासेस में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास इज मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, जहां पर डिसमेनोरिया, मेनोरेजिया, पीएमएस वगैरह वगैरह सारा जो है इस ब्रैकेट में आता है। फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, पीआईडी वगैरह जैसी कंडीशंस है, इट कम्स अंडर द ब्रैकेट ऑफ पेल्विक पेन कंडीशंस। थर्ड है वजाइनल एंड यूरिनरी प्रॉब्लम्स, जहां पर वजाइनाइटिस, यूटीआई, डिस्पेनुनिया वगैरह सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और चौथा है मेनोपॉज एंड पेरीमेनोपॉजल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जहां पर हॉट फ्लैशेस, मूड चेंजेस, वजाइनल ड्राइनेस, स्लीप प्रॉब्लम्स, ये सारे आते हैं। अब मैंने जब मोस्ट प्रेवलेंट गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बताया तो मैंने कहा कि 5 उसके क्लासिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पर तो मैंने 4 ही प्रेजेंट किए हैं। तो पांचवा जो है वो है इनफर्टिलिटी, और वो इनफर्टिलिटी जो है वो इन्हीं चारों क्लासेस का आउटकम है। वैसे तो बृहत्त्रयी में या अनेक जो आयुर्वेदिक ग्रंथ है उसमें स्त्री रोग के बारे में हेतु से लेके, लक्षण से लेके, चिकित्सा से लेके, उपद्रव से लेके सब कुछ, सारे कंसेप्ट जो है बहुत ही डिटेल्ड में वर्णित है, मेंशन्ड है। पर फिर भी कुछ जो व्याधियां है, कुछ अनुक्त जो व्याधियां है,
उनको समझने के लिए, उनकी चिकित्सा करने के लिए एक अलग अप्रोच लगता है। तो अभी हमने जो मोस्ट प्रेवलेंट गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखे, अगर हम उन्हें वात पित्त और कफ के सांचे में ढाल पाए, तो ये हमारे लिए एक अलग अप्रोच एक क्रिएट हो जाएगा, जिससे हमें अनुक्त व्याधियां जो है उनकी चिकित्सा करने में मदद होगी। एक क्लिनिकल जो हमारा अप्रोच है वो चेंज हो पाएगा। तो ये है मोस्ट प्रेवलेंट गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स विद द लेंस ऑफ आयुर्वेदा, और आई मे से बायनोकुलर्स। तो आप इसको गंभीरता से देखिए, इसको समझिए कैसे हमने डिविजन्स की है। तो वात में है डिस्मेनोरिया, यूरिनरी इनकंटिनेंस, डिस्पेरोनिया, मूड चेंजेस, स्लीप प्रॉब्लम्स, वजाइनल ड्राइनेस। इसमें मैंने कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी बताई है, जैसे मूड चेंजेस है, स्लीप प्रॉब्लम्स है, जो कि मेनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल फेज में आती है, तो उसको हमने वात के कैटेगरी में रखा है। पित्त, उसमें हमने पीआईडी, यूटीआई, हॉट फ्लैशेस, सारे उसे हम पित्त में कंसिडर करते हैं। उसके बाद है कफ, जहां पर यीस्ट इन्फेक्शन या तो फिर लुकुरिया, ऐसे सारे जो संप्राप्तियां है वो कफ के अंडर आएंगी। वात पित्तज में आएगा पीएमएस, पॉलीमेनोरिया, एंडोमेट्रियोसिस। पीके में आएगा, पित्त कफज में आएगा वजाइनाइटिस। और वात कफज में आएगा पीसीओएस, एडिनोमायोसिस, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। किसी भी व्याधि की चिकित्सा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल सेटिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है संप्राप्ति और उसके घटक। क्योंकि हम औषध कैसे चयन करेंगे वो यहीं से हम डिराइव करते हैं कि क्या संप्राप्ति घटक है एग्जैक्टली exactly। और उनका क्लिनिकल सिनेरियो भी देखेंगे कि कैसे उन संप्राप्तियों से कैसे प्रॉब्लम्स होती है। तो आपके सामने जो ये एक संप्राप्ति दिख रही है, एक जो स्कीमेटिक डायग्राम दिख रहा है, ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स तरीके का एक डायग्राम आपके सामने है। यहाँ पर कौन सा एरो कहाँ से आ रहा है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं आ रहा है। तो इसको समझने के लिए हम ऐसे समझेंगे कि पेशेंट कम्स टू योर क्लिनिक एंड सिट्स इन फ्रंट ऑफ यू। अभी आप उसको एनालाइज करना चालू करते हो कि हेतु सेवन क्या है, और आप उस हेतु सेवन से डिराइव करते हो कौन से दोष की प्रधानता है। मेड बी कफ, वात, पित्त और मनोविघात, ये जो भी रहेगा ये बेस्ड ऑन हेतु सेवन हमें पता चल जाएगा। अब चाहे दोष कोई भी हो, कफ, वात, पित्त या कोई भी हो, तो उसमें जो कॉमन स्टेप है वो है अग्नि, मांद्य और आमुत्पत्ति। यहां तक जो स्टेप्स रहते हैं वो सेम रहते हैं, कोई भी संप्राप्ति हो, अग्नि, मांद्य और आमुत्पत्ति के सिवा ये संप्राप्ति आगे नहीं बढ़ती है। अब इस संप्राप्ति को समझने के लिए हम एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में देखेंगे। आप मेरे साथ में फोकस कीजिए कफ प्रधानता वाली संप्राप्ति में। अभी ये जो संप्राप्ति हम बेसिकली देख रहे हैं, ये पीसीओएस की संप्राप्ति नहीं है, ना ही यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की है। ये जो आप पूरा संप्राप्ति देख रहे हैं, ये बेसिकली एक सारे स्त्री रोग के संप्राप्ति घटक उठाकर बनाया हुआ एक सार भाग है, जो हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा ड्रग सिलेक्शन में। अभी हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे, हेतु सेवन से कफ दोष प्रधानता, उससे अग्निमांद्य, आम उत्पत्ति, फिर रस धातु दृष्टि, रस धात्वा अग्निमांद्य, स्रोतोरोध, शैथिल्य, जिससे आर्तव, बीज, गर्भाशय दुष्टि होगा और स्त्री रोग होगा। यह है कफ प्रधानता वाली संप्राप्ति। अब सारे विकार जो हमने अभी कफ और कफ वातज वाले देखे, मेड बी पीसीओएस, मेड बी यूट्राइन फाइब्रॉइड, सारी की सारी जो है इसी संप्राप्ति से जाएंगे। एटलीस्ट ये संप्राप्ति घटक तो उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। अभी हम देखेंगे एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे पित्त दोष प्रधानता और मनोविघात वाली संप्राप्ति को। यहाँ पर आप देखिए, पित्त दोष प्रधानता और मनोविघात में मैंने एक इंटरचेंज होने वाला एक रिलेशन दिखाया है। वैसे तो मनोविघात ये किसी भी दोष के साथ को एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली पित्त दोष में दिखाया है, क्योंकि पित्त दोष प्रधानता और मनोविघात वाली जो संप्राप्ति है उसका जो आउटकम है वो रसरक्त धातु दृष्टि है प्रायः। इसीलिए पित्त दोष प्रधानता और मनोविघात को एक साथ दिखाया। अभी हम पहले देखेंगे पित्त दोष प्रधानता वाली संप्राप्ति। हेतु सेवन से पित्त दोष प्रधानता, अग्निमांद्य, आमोत्पत्ति, रसरक्त धातु दृष्टि, उससे आर्तव विकृति, उससे ओजक्षय और उससे स्त्री रोग। तो ये हो गई पित्त दोष प्रधानता वाली संप्राप्ति। यहाँ पर आप विचार कीजिए मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया वगैरह जैसे रक्त प्रदर जैसे हम बोलते हैं, तो वो सारी संप्राप्तियों को आप यहाँ पर याद कीजिए। अब देखेंगे मनोविघात वाली संप्राप्ति। मनोविघात वाली संप्राप्ति हेतु सेवन से मनोविघात, अग्निमांद्य और आम उत्पत्ति। यहाँ पर मैंने रस धातु तो वैलिड है,
कि चिंतनांच अति चिंतनात्, वो उसका हेतु है। तो मनोविघात रस धातु मेंशन करना ठीक है, लेकिन रक्त धातु क्यों मेंशन किया है? रक्त धातु इसलिए मेंशन किया है क्योंकि अगर हम रक्त प्रकोपक या रक्त दुष्टिकारक जो हेतु है चरक में जो बताए गए हैं, उसमें बहुत सारे हेतु ऐसे मिलते हैं जो मनोवह स्रोतस को भी विघात करते हैं। इसीलिए यहाँ पर रस रक्त धातु दोनों का वर्णन किया गया है। अभी रस रक्त धातु दुष्टि होने से यहाँ पर एक हृदय प्रति हानि हो सकती है, ओजक क्षय हो सकता है और स्त्री रोग हो सकता है, ऐसा वो संप्राप्ति है। अभी हम मिडल में फोकस करेंगे वात प्रधानता वाली संप्राप्ति के ऊपर। हेतु सेवन से वात दोष प्रधानता, अग्निमांद्य, आमुत्पत्ति, रसादि धातु क्षय, शुक्र क्षय, ओजक क्षय और स्त्री रोग। अब ये संप्राप्ति पूरा देखने के बाद में एक बेसिक आइडिया हमें आ गया है कि स्त्री रोग में जनरल जो संप्राप्ति घटक रहते हैं वो कैसे रहते हैं। वो कुछ ऐसे रहते हैं कि रस धातु दुष्टि है, रस धातु अग्निमांद्य है, रसादि धातु का क्षय है, शुक्र का क्षय है, ओज का क्षय है, आर्तव की विकृति है, रस रक्त इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसे बेसिक एक हमें एक फ्रेमवर्क मिल जाता है इस संप्राप्ति से। आगे बढ़ेंगे। क्लिनिकल सिनेरियो नंबर 1, 32-year-old फीमेल प्रेजेंटिंग विथ कष्टार्तव एंड रक्त प्रदर। फिजिकल एग्जामिनेशन में पता चलता है कि बीएमआई नॉर्मल है, लेकिन वहां पर तृष्णा और दाह ये दो सिम्टम्स जो है ये प्रायः है। मेंस्ट्रुअल लॉग बताता है कि उनको मेंसेस एवरी 20 डेज में आता है, जो कि 8 से 10 दिन चलते हैं और उसमें ब्राइट रेड कलर रहता है। क्रूशियल हिस्ट्री ऐसी है कि अम्ल लवण रसात्मक आहार जो है वो बहुत ज्यादा है और उन्हें पहले भी पीआईडी डायग्नोस हो चुका है। तो हमारा डायग्नोसिस है पीआईडी, और हमारे लिए पीआईडी नहीं, हमारे लिए एक वात पित्त संसर्गजन्य एक संप्राप्ति है, जिसमें ड्रग सिलेक्शन भी मैं बता रहा हूँ शतावरी और सारीवा करेंगे। तो शतावरी और सारीवा का सिलेक्शन करने के लिए कुछ सैद्धांतिक आधार था, कोई कंसेप्चुअल एक रैशनले था कि मेरे मन में आया इसलिए मैंने सिलेक्ट कर लिया। देखेंगे क्लिनिकल सिनेरियो नंबर 2, 34-year-old female presenting with PCOS, weight gain and अनार्तवता for 4 months। आपने फिजिकल एग्जामिनेशन में नोटिस किया कि वहां पर हिर्सुटिज्म है और एब्डोमेन के अराउंड फैटी टिश्यू ज्यादा है। यूएसजी बता रहा है देयर आर बायलैटरल बल्की ओवरीज विद मल्टीपल स्मॉल पेरिफेरल फॉलिकल्स। क्रूशियल हिस्ट्री में पता चलता है कि देयर इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अभिसंधि आहार बहुत ज्यादा कंजम्पशन है। डायग्नोसिस आपके सामने है, इट इज पीसीओएस, जो हमारे लिए एक वात कफ प्रधान एक मार्गावरोधजन्य या संगात्मक एक संप्राप्ति है, जहां पर हम ड्रग सिलेक्शन कैसे करेंगे, लता करंज और गुग्गुल ऐसे हम ड्रग्स का सिलेक्शन करेंगे। फिर से वही क्वेश्चन है, क्या लता करंज और गुग्गुलू या फिर शतावरी और सारीवा यूज करने के लिए सिलेक्शन करने के लिए सैद्धांतिक आधार कोई था, कोई कंसेप्चुअल रैशनले था कि मेरे मन में आया था इसलिए मैंने ऐसे ड्रग्स को सिलेक्शन किया है। तो यस, ये ड्रग सिलेक्ट करने के लिए सैद्धांतिक आधार था। अब हम ड्रग सिलेक्शन एग्जैक्टली करते कैसे हैं? तो बेसिकली ड्रग सिलेक्शन करने के दो ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास। इधर यू आर सिलेक्टिंग ड्रग बेस्ड ऑन योर क्लिनिकल एक्सपीरियंस, विच इज बेस्ट, कि भाई आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस है आपको, आप बेस्ड ऑन दैट ड्रग सिलेक्शन कर रहे हो, अच्छा है, ठीक है। दूसरा तरीका ऐसा है कि आप शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, सिद्धांतों का क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, उसके बाद में आप किसी ड्रग को डिराइव कर रहे हैं कि मैं इस ड्रग को यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। तो ये जो सेकेंड मेथड है, इट इज कंसिडर्ड एज क्लिनिकली साउंड एंड बेस्ट मेथड। ओके, तो कैसे सिद्धांत है? हम जब देखते हैं हमारे सीनियर्स को, हम जहाँ पर सीखने जाते हैं हमारे गुरु को, तो हम उनके यहाँ पर बहुत सारे द्रव्य देखते हैं जो कि अलग अलग अवस्थाओं में वो यूज करते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेमिनार के लिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, मैंने बहुत सारे ड्रग्स का रिव्यू किया। उन ड्रग्स का रिव्यू करने के बाद में मुझे पता चला कि ऐसे बहुत ही कम द्रव्य है जिनके श्लोक में, जिनके फलश्रुति में स्त्री रोग हर, स्त्री पुष्प जनन या स्त्री रोग के रिलेटेड स्पेसिफिक टर्म मेंशन्ड है, ऐसे बहुत ही कम द्रव्य है। लेकिन जैसे अभी हमने कहा कि हमने सीनियर्स को, हमारे गुरु को ऐसे बहुत बार देखा है कि वो तो बहुत ही सारे द्रव्य यूज करते हैं। तो वो ड्रग कैसे सिलेक्ट करते होंगे, मतलब उसमें भी कोई सिद्धांत रहा ही होगा। तो वो क्या सिद्धांत है? तो इसको इसके तरफ हम जाने के पहले एक एक चीज समझेंगे।
यहाँ पर बहुत सारे यूजी स्टूडेंट्स है, पीजी स्टूडेंट्स है, प्रैक्टिशनर्स है। तो एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि रक्तार्श या श्रावी अर्श जिसे हम कहते हैं, तो उसमें षड रस में से कौन से रस का प्रयोग करना चाहिए है? कोई आंसर बता पाएगा? कषाय रस। कषाय रस का प्रयोग करना चाहिए है। ओके, और किसी का कोई दूसरा अप्रोच, कोई दूसरा थॉट? तिक्त कषाय सर। ओके, गुड। तो जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसा है कि तिक्त रस और कषाय रस का हाँ, मधुर और तिक्त, मधुर तिक्त कषाय ऐसे रसों का प्रयोग करना चाहिए है। सही बात है, ऐसे ही रसों का हम प्रयोग करेंगे। और उसमें भी हम, हमें लगता है इसलिए हम उन पर्टिकुलर रसों को चयन करेंगे ऐसा नहीं है। उसके पीछे भी एक सिद्धांत होना चाहिए है। जैसे हमने देखा कि कोई भी स्त्री रोग में बहुत सारे द्रव्य यूज होते हैं, तो उसके सिद्धांत हम देखेंगे। तो वैसे ही श्रावी अर्श या रक्तार्श में तिक्त रस का प्रयोग जो है वो बहुत ही ऐसे डेकोरेटेड तरीके से उन्होंने बताया है कि आप तिक्त रस के बारे में बहुत विचार कीजिए। क्यों? तो उसके उन्होंने 3 आधार भी बताए हैं। क्या आधार है? अग्नि संदीपनार्थम च, रक्त संग्रहणाय च, दोषाणाम पाचनार्थम च, परम तिक्ते ही उपाचरेत। तो वो तिक्त रस को डेकोरेटेड एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से वो बताते हैं। वैसे मधुर कषाय भी बरोबर है, अवस्था के अनुसार वो भी हम ड्रग सिलेक्शन जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर तिक्त रस के बारे में जो तारीफ की गई है वो बहुत ही अच्छी है। अग्नि संदीपन करता है इसलिए तिक्त रस आप यूज कीजिए, रक्त संग्रहण करता है इसीलिए आप तिक्त रस यूज कीजिए, दोष का पाचन करता है इसीलिए आप तिक्त रस का प्रयोग कीजिए। क्योंकि जो अर्श है उसके संप्राप्ति घटकों को समझकर ये रस का सिलेक्शन या उसकी तारीफ की गई है। अर्श के जो संप्राप्ति घटक है वो कुछ इस प्रकार है कि भाई वहां पर अग्निमांद्य है, वहां पर दोषों की बहुत ही साम अवस्था है, वहां पर रक्त जा रहा है, रक्त का स्राव हो रहा है। तो उन सबको ध्यान में रखकर उन्होंने तिक्त रस का सिलेक्शन किया। वैसे ही गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या फिर स्त्री रोग आज का जो हमारा टॉपिक है, उसमें कौन से सिद्धांत है वो हम देखेंगे। तो पहला सिद्धांत है आर्तवम तु आग्नेयम। मतलब क्या कि आर्तव जो है वो आग्नेय स्वभाव का है, इसीलिए आपकी औषध जो है उसी प्रकार की होनी चाहिए। जहां पर आग्नेय तत्व का थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, सारी जो दवाइयां रहेगी इसके बेसिस पे ही आगे पीछे घूमेंगी। दूसरा सिद्धांत है सामान्य विशेष सिद्धांत। अब ये जो आग्नेय तत्व है उसके पैथोलॉजिकल 2 आउटकम्स हो सकते हैं। या तो ऐसे हो सकता है कि आग्नेय तत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या तो ऐसे हो सकता है कि आग्नेय तत्व बहुत ज्यादा कम हो गया है। ठीक है, सामान्य विशेष सिद्धांत से हम ऐसे ड्रग्स का सिलेक्शन करेंगे जो इस आग्नेय तत्व को जो कम हुआ है उसको बढ़ा देगा, ऐसे ड्रग्स का सिलेक्शन करेंगे जो आग्नेय तत्व कम हुआ है, सॉरी जो बढ़ गया है उसको कम करेगा। ठीक है, तो ये 2 सिद्धांत हमने देख लिए। अभी तीसरा सिद्धांत है जो कि बहुत ही क्लिनिक ओरिएंटेड ऐसा सिद्धांत है। आपकी औषध ऐसी होनी चाहिए जिसका रस धातु गामित्व हो, रस धात्वाग्नि दीपन करे। या तो आपकी औषध ऐसी हो जो आर्तव का वर्धन करे, या तो गर्भाशय का उत्तेजन करे, या फिर अपान वायु का अनुलोमन करे, या फिर आपकी औषध ऐसी होनी चाहिए जो समान वायु को प्राकृतिकरण करे, या फिर आपकी औषध स्रोतोरोध नाशक, या तो फिर बल्य होनी चाहिए, या फिर कोई आपकी ऐसी मिरेक्युलस औषध होनी चाहिए जो इन सारे कर्मों को कर पाए। अगर नहीं है वैसे मिरेक्युलस औषध, तो हम अलग अलग संप्राप्ति घटक पे जाने वाले अलग अलग औषधों को सिलेक्ट करके कॉम्बिनेशन बना के हम उसका प्रयोग करेंगे। यस, तो जैसे हमने देखा कि जो आग्नेय तत्व है उसका पैथोलॉजिकल आउटकम्स 2 हो सकते हैं। या तो ऐसे हो सकता है कि आग्नेय तत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है, फॉर एग्जाम्पल इन मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरिया, पीआईडी। तो वहां पर हम सौम्य तत्व युक्त औषध जैसे पुष्यालक चूर्ण, अशोक अरिष्ट, शतावरी घृत, फलघृत ऐसी औषध का प्रयोग करेंगे जहां पर सौम्य तत्व भर भर के है। अब ऑन द कॉन्ट्ररी जहां पर आग्नेय तत्व बहुत कम हो गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन अनार्तवता, आर्तव क्षय, या फिर इंक्रीज एंडोमेट्रियल थिकनेस, ऐसी जगहों पे हम ऐसे कल्प यूज करेंगे या औषध का चयन करेंगे जो आग्नेय तत्व प्रधान है। फॉर एग्जाम्पल कुलत्थादि कषाय, लशुनादि वटी, अजमुदादि वटी, हिंगवाष्टक चूर्ण।
सब ठीक है? हम बरोबर जा रहे हैं? यस। ओके, यस सर। ग्रेट। अब हम जब मॉडर्न की प्रैक्टिस को देखते हैं तो उनका जो गायनेक का जो प्रैक्टिस है वो बेसिकली हॉर्मोन्स के अराउंड उनका पूरा चलता है प्रैक्टिस। और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो रिदमिक है, मतलब ये जो हार्मोन का रिलीज है ये एक रिदम में होता है, एक विशेष उसका एक क्रम है जिसके हिसाब से वो उसका रिलीज होता है। अब हमने ट्रीटमेंट में देखा था, जो प्रीवियस स्लाइड था उसमें हमने देखा था कि हम ट्रीटमेंट डिविजन्स कैसे कर सकते हैं, या तो आग्नेय चिकित्सा करेंगे या तो सौम्य चिकित्सा करेंगे। लेकिन कुछ विशेष व्याधियां ऐसी है जहां पर आपको दोनों चिकित्सा करनी पड़ती है, व्यत्यासा चिकित्सा करनी पड़ती है। कभी उष्ण कभी शीत, कभी उष्ण कभी शीत, ऐसी चिकित्सा करनी पड़ती है। तो ऐसे कौन सी व्याधियां है? ये वो व्याधियां है जहां पर कफ का प्रधानता है, वात कफ का प्रधानता है। ऐसी संप्राप्तियों में हमें व्यत्यासा चिकित्सा करनी पड़ती है, जहां पर मार्गावरोध है, जहां पर स्रोतोरोध हम बोल रहे हैं कि है। तो ऐसी अवस्थाओं में हम व्यत्यासा चिकित्सा करेंगे। इसको आप अलग नाम भी दे सकते हो, आप इसको क्रोनोथेरेपी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इन पीसीओएस, फॉर एग्जाम्पल इन यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। अब हम देखेंगे आग्नेय द्रव्य। ये आपके सामने जो है, बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल्स, आग्नेय द्रव्यों का एक लिस्ट आपके सामने रखा है। यहाँ पर हिंगू से लेके अश्वगंधा, ऐसे 11 द्रव्यों का यहाँ पर उल्लेख है। यहाँ पर कुछ द्रव्य आपको शायद थोड़े से ट्रिकी लगेंगे, आपको लगेगा कि अश्वगंधा का यहाँ पर क्यों उल्लेख है। ये जो डिवीजन मैंने किया है बेसिकली ये वीर्य के बेसिस पे मैंने डिवीजन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे द्रव्य ऐसे रहेंगे जो कि अ, शायद हम ऐसे अवस्थाओं में भी यूज करें जहाँ पर सौम्य तत्वों को बढ़ाना है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर वीर्य के बेसिस पे हमने ये क्लासिफिकेशन किया है। तो हिंगू से अश्वगंधा, गुड़ुचि से मेथिका। तो ये 22 द्रव्य जो है ये हमारे लिए आग्नेय द्रव्य है। और डिवीजन कैसे किया? वीर्य के बेसिस पे। ये है आपके सामने सौम्य द्रव्य, कुमारी से लेके नागकेशर, ये हमने वीर्य के बेसिस पे फिर से डिवीजन किया है। और ये है चंदन से लेके मुस्ता। तो 22 द्रव्य जो थे वो आग्नेय तत्व के थे, और 15 जो द्रव्य है वो सौम्य द्रव्य है। मतलब एक लगभग 37 ड्रग्स हमने देखे हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग कॉम्बिनेशंस में। बाप रे, कहीं से हम वातज या वात पित्त पाथवे देख रहे हैं, कहीं से कफ या वात कफज पाथवे देख रहे हैं, कहीं पर पित्त या पित्त कफज पाथवे देख रहे हैं, कहीं से स्रोतोरोध आ रहा है, कहीं से अल्पार्तवता आ रही है, कहीं पर जटामांसी का प्रयोग है, कहीं पर शतावरी है, कहीं पर वातानुलोमन करना है। तो ये ऐसे लग रहा है कि जो क्लिनिशियन है वो एक ऐसी अवस्था में आ गया है जिसे हम द क्लिनिकल कनेंड्रम बोलते हैं। ये ऐसे लग रहा है कि हम यूनिवर्स मैपिंग के रेमेडीज को सर्च कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है हम यूनिवर्स के मैपिंग के रेमेडीज को सर्च कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को सॉर्ट करने के लिए आपके सामने रख रहा हूं ये टेबल, जहां पर हमने द्रव्यों का जो चयन किया है, द्रव्यों का जो एक डिवीजन किया है, ये सेम उसी तरह से किया है जैसे हमने गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का डिवीजन किया था। अब इस स्लाइड को वापस आप बहुत ध्यान से देखिए, आप समझिए कि वात प्रधानता में कैसे हमने स्निग्ध या उष्ण या स्तंभक या प्रवर्तन द्रव्यों का प्रयोग किया है, कैसे हमने पित्त प्रधानता में शीत और रक्त स्तंभक औषध का चयन किया है, कैसे हमने कफ में कैसे हमने कफनाशक औषध का चयन किया है, जो श्रुतरोध नाशक हो, जो उष्ण हो, जो रुक्ष हो, जो तीक्ष्ण हो, जो प्रवर्तक हो। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारे द्रव्यों को रिव्यू करेंगे। हिंगू है, पिप्पली मूल है, अश्वगंधा है, बला है, तिल है, ज्योतिषमती है, जटामांसी है, ये सारे जो है वात प्रधानता वाली जो संप्राप्ति होगी उसमें हम प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर जटामांसी, ज्योतिषमती जैसे जो मेध्य औषध है उनका भी वर्णन किया है, क्योंकि हमने पेरीमेनोपॉजल एंड मेनोपॉजल कंडीशंस को वात प्रधानता वाली संप्राप्ति में ही कंसिडर किया था। पित्त प्रधानता वाली संप्राप्ति में देखिए अशोक, लोध्र, वासा, यष्टिमधु जैसे द्रव्यों का चयन किया है। और
कफ प्रधानता वाली संप्राप्ति में आप देखिए कुलत्थ, पलाश बीज, हरमल, हरिद्रा, दारू हरिद्रा जैसे द्रव्यों का चयन किया है। वात कफज जो बहुत ज्यादा प्रिविलेंट प्रॉब्लम्स है उनमें हमने कुमारी, फिर शतावरी, कुमारी, फिर शतपुष्पा, फिर गुग्गुल, फिर चित्रक, लता करंज, कृष्णजीरक ऐसे द्रव्यों का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। वात पित्तज में हमने स्निग्ध शीत जैसे लज्जालु, शतावरी, सारिवा ऐसे द्रव्यों का चयन किया है। पित्त कफज में लघु वृक्ष शीत जैसे गुड़ुची, मुस्ता, मंजिष्ठा। दिख रही है हाँ, स्क्रीन? ओके, यू कैन कंटिन्यू। तो यस, तो ऐसी बात है कि सिद्धांतों के साथ में कुछ टेक्निकल ग्लिच भी साथ में आ ही जाते हैं। तो हम यहाँ पर एक क्रिटिकल डिस्कशन कर रहे थे कि गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में इन द्रव्यों को कैसे हम सॉर्ट करेंगे और कैसे समझेंगे, ये हमने गुणों के आधार पे किया हुआ है। और जैसे हमने पहले डिजीजेस देखे थे कि कैसे वो प्रॉब्लम्स जो है उनको हम वात पित्त के सांचे में ढाल के एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसी स्ट्रक्चर में हमने द्रव्यों को भी डाला है सो दैट हमारे लिए एप्लीकेशन और ज्यादा इजी हो जाए। अब ये जो अपने एक सारा जो सिद्धांत और उसके बेसिस पे ड्रग सिलेक्शन, ये आपने जो चीजें देखी, तो ऐसी ही सेम चीजें हमारे जो कलीग है, हमारे जो गुरु है, वैसे वो उनसे ही हमें ये मिला है। तो आगे चल के हम एक प्रमेह के ऊपर एक लेक्चर सीरीज कंडक्ट करने वाले हैं, जहां पर एक टीम वर्क आपको दिखेगा। वहां पर हम प्रमेह के जो कोर कंसेप्ट्स है, जो फाउंडेशन है, जो बेसिक्स है, हम उनके ऊपर शूट करने वाले हैं। उनके ऊपर एक एक तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग एक रखने वाले हैं, जहां पर 4 वीक संडे में, एवरी संडे वो सेमिनार होगा, लेक्चर होगा। 2 सेशंस में उसे हम डिवाइड करेंगे। तो वहां पर हम अग्निमांद्य, कुष्ठ, आम, धातु शैथिल्य, प्रमेह के उपद्रव, इन सारी चीजों के बारे में और फाइनली प्रमेह की चिकित्सा के बारे में हम समझेंगे। तो उसका जो एक स्ट्रक्चर है वो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। तो इसमें 4 लेक्चर रहेंगे जैसे हमने कहा। तो सेशन 1 में हम आयुर्वेदिक और मॉडर्न कंसेप्ट्स ऐसे दोनों समझेंगे, और ऐसे ही सारे जो सेशंस होने वाले हैं वहां पर आपको आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न दोनों सेशन समझने मिलेंगे। वहां पर अग्नि से लेके, स्रोत से लेके, वनस्पति द्रव्य, रसकल्प, पंचकर्म और प्रमेह के चिकित्सा सिद्धांत वैद्य महेश ठाकुर सर के थ्रू हम वो समझेंगे। और पथ्य में भी, पथ्य कैसे रहते हैं प्रमेह में, उसमें योग का क्या महत्व है। तो ऐसे सारा हमारा एक टीम वर्क आपको एक डिस्प्ले होगा, जहां पर आपको बहुत कुछ चीजें प्रमेह के बारे में आपको समझने मिलेगी, सीखने मिलेगी। अब ये जो हम सेमिनार अब ये जो हम सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं, ये बेसिकली एक जो ब्रिज, जैसे हमने अभी बात की थी, केदार सर बोल रहे थे कि गैप होता है टेक्स्ट बुक में और क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए, उस गैप को ब्रिज करने के लिए हम लोग जो है ये एक सीरीज कंडक्ट करने वाले हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है या जो बाकी चीजें हैं वो हम ब्रोशर के थ्रू आपसे सारा शेयर कर देंगे। ये एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट रहेगा, ये जो भी आप देख रहे हैं, इट विल बी अ पेड सीरीज। ये एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट रहेगा आपके आपके साइड से फॉर अ 360 डिग्री मास्टरी फॉर प्रमेह। ये स्पेसिफिकली डिजाइन ही ऐसे करेंगे हम कि इसमें यूजी और पीजी स्टूडेंट्स जो है उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना आए, और एक तरीके से स्किल भी डेवलप हो जाए कि हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए प्रमेह को लेके। क्योंकि बहुत बार प्रमेह को लेके हम सिर्फ शुगर 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 करते रहते हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ शुगर है या इसके अलावा भी चीजें हैं। तो उसको समझने के लिए हमने ये सीरीज अरेंज की है। तो हम वहां पर जरूर मिलेंगे। चलिए, अभी हम फिर से आते हैं अपने कंटेक्स्ट पे, अपने टॉपिक पे। चैप्टर नंबर 4, क्लिनिकल यूटिलिटी। देखिए, जब हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं या क्रिया शारीर जब हम फर्स्ट ईयर में देखते हैं, तो वहां पर हम मेंस्ट्रुअल फेज के, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस देखते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड लुटियल फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज में जो आग्नेय तत्व है या जो आर्तव है, उसका फॉर्मेशन ऑलरेडी हो गया है। इसको आप ध्यान में रखिए, जो आर्तव है उसका फॉर्मेशन हो गया है। आपको ऐसे द्रव्यों का चयन करना है, आपको ऐसे द्रव्यों का सिलेक्शन करना है जो कि इस आर्तव को बाहर जाने के लिए
मतलब आर्तव स्राव करने के लिए आपको औषध देनी है, तो कैसी औषध देनी पड़ेगी? यहाँ पर ऐसी औषध देनी पड़ेगी जो कि तीक्ष्ण गुणात्मक है, जो कि आग्नेय तत्व सुपरलेटिव कैरी करता है, मतलब उसका जो आग्नेय तत्व है वो सुपरलेटिव है बहुत ज्यादा। कैसे द्रव्य है? तो हिंगू है, कुलत्थ है, कुमारी है, कार्पास मूल है। ऐसे द्रव्यों को हम मेंस्ट्रुअल फेज में यूज करते हैं टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो। वहां पर आप आर्तव का वर्धन नहीं कर रहे हो, आप वहां पर सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हो कि वो जो आर्तव है वो प्रॉपरली बाहर आ जाए। यहाँ पर हम कुलत्थ का कैसे प्रयोग करते हैं? कुलत्थ का हम प्रयोग ऐसे करते हैं कुलत्थादि कषाय के स्वरूप में। हिंगू का प्रयोग कैसे करते हैं? हिंगवाष्टक चूर्ण के स्वरूप में। तो ऐसे अलग अलग कल्पों का चयन बेस्ड ऑन व्हाट इज एक्सपेक्टेड हम करते हैं। तो ये हो गया मेंस्ट्रुअल फेज। अब आएंगे हम फॉलिकुलर फेज पे। यहाँ पर कैसे द्रव्य हम यूज कर रहे हैं? शतपुष्पा और शतावरी। अब ये जो फॉलिकुलर फेज है, यहाँ पर एक तरीके से प्रोलिफरेशन हो रहा है। किस चीज का? तो वहां पर जो फॉलिकल्स है, जो ओवरीज में फॉलिकल्स है, वो डेवलप हो रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए मुझे ऐसी औषध लगेगी जो थोड़ी सी बल्य भी हो, थोड़ा सा उष्ण भी हो, और ओवरऑल यूट्राइन हेल्थ को इंप्रूव करे। ऐसी औषध हमें चाहिए है। तो उनका एग्जांपल है शतपुष्पा और शतावरी। शतपुष्पा और शतावरी के बारे में हम आगे चल के और अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट फेज है ओव्यूलेटरी फेज। तो ओव्यूलेटरी फेज में पहले हमने देखा मेंस्ट्रुअल फेज जो था, वहां पर हमने उष्ण तीक्ष्ण भेदन ऐसी औषध का प्रयोग किया था। बाद में फिर फॉलिकुलर फेज में हम लोग ने कुछ ऐसी औषध का प्रयोग किया था जो थोड़ा सा बल्य ब्रूहन टाइप का रहेगा और उष्ण रहेगा। अब वापस ओव्यूलेटरी फेज में हम वापस थोड़ा सा और उष्णता की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हमने कुमारी और तिल जैसे द्रव्यों को यहाँ पर ऐड किया है। क्यों ऐड किया है? क्योंकि यहाँ पर ओव्यूलेटरी फेज जो है, जो फॉलिकल मैच्योर हो चुका है, उसके रप्चर के लिए वापस मुझे उष्ण गुण लगेगा, और वो उष्ण गुण मुझे देगा तिल और कुमारी जैसे द्रव्य। वापस ओव्यूलेटरी फेज में जो सेकंड काम करना रहता है वो ये भी है कि जो गर्भाशय है या जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है उसको भी मुझे बढ़ाना है। तो उसके लिए मुझे शतावरी और शतपुष्पा जैसे द्रव्य काम में आएंगे। अब आते हैं हम लूटियल फेज में। यहाँ पर जो हार्मोनल जो एक साइकिल है वो यहाँ पर एक कंप्लीशन की तरफ आती है। या तो यहाँ पर ऐसे होता है कि जो ओवम वहां पर रिलीज हुआ है, या तो उसका फर्टिलाइजेशन हो जाए और प्रेगनेंसी की तरफ जाए, अदरवाइज बॉडी खुद को प्रिपेयर करता है नेक्स्ट साइकिल में जाने के लिए। तो ये जो फेज है, ये जो लूटियल फेज है, ये एक तरीके से हार्मोनल टर्मोइल, मतलब एक तरीके से उथल पुथल हो जाती है हॉर्मोन्स की वजह से, जहां पर पीएमएस जैसे लक्षण हमें देखने मिलते हैं। एक टर्बुलेंस आ जाता है वहां पर। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें कुछ ऐसी औषध देनी पड़ती है जो कि थोड़ी शामक हो, थोड़ा सा मन को प्रसन्न करे। फॉर एग्जाम्पल जटामांसी, तगर, अश्वगंधा, बला, ऐसी औषध का हम चयन करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5, फेरोशियस सोल्जर्स। अब तक हमने जो ये द्रव्य देखे हैं, जो हमने 35 37 जो भी हमने द्रव्य देखे, उसमें कुछ ऐसे सोल्जर्स है जो कि आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में, मेड बी प्रोप्राइटरी या तो फिर हम क्लिनिक में खुद यूज कर रहे हो, कोई भी मेडिसिन हो, आप इन 11 द्रव्यों को बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हुए देखेंगे। अब क्योंकि हमने इसका आग्नेय सौम्य डिवीजन देख लिया है, तो यहाँ पर द्रव्य और उसका रोल मैंने मेंशन किया हुआ है। लेकिन एक जो बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो है कर्म। एग्जैक्टली कुमारी का आग्नेय तत्व कैसे प्रयोग करेंगे, शतावरी का सौम्य तत्व कैसे प्रयोग करेंगे? तो हम इन 11 फेरोशियस सोल्जर्स के बारे में पढ़ेंगे अब। फर्स्ट वन इज कुमारी। तो रसपंचक और रसपंचक के ऊपर हम नहीं जाएंगे, प्रयोग में हम स्पेसिफिक चीजें नोटिस कर लेंगे जो कि हम हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में ध्यान में रखेंगे। प्रयोग में क्या ध्यान में रखेंगे कि कैदेव निघंटु में ऐसा वर्णन है कि वो ग्रंथिनाशक है, वो रजोरोधनाशक है। इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिए। कन्या स्वरस और कन्या सार के बीच में क्या डिफरेंस है? कन्या स्वरस और कन्या सार का जो कर्म है पहले वो देखते हैं, आर्तव जनन और वेदना स्थापन। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है क्या? तो कन्या सार या जिसको कृष्ण बोल हम बोलते हैं, तो वो क्या है, कैसे बनता है? तो कन्या स्वरस के ऊपर अग्नि संस्कार करने के बाद में जो एंड प्रोडक्ट रहता है कृष्णवर्णी, उसको हम कन्या सार बोलते हैं या तो फिर कृष्ण बोल बोलते हैं। अब कन्या स्वरस और कन्या सार में कन्या सार ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पोटेंट है क्योंकि उसके ऊपर अग्नि संस्कार हुआ है। अब इसकी मात्रा के बारे में आप देख लीजिए कि उसकी मात्रा क्या है।
कुमारी स्वरज जो है वो 1 तोला की मात्रा में देते हैं, और कन्या सार जो है वो बहुत ही कम मात्रा में हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो कम मात्रा है उसका जो एट्रीब्यूट है वो है अग्नि संस्कार। अग्नि संस्कार की वजह से मात्रा कम हो गई। तो हम जो ये 11 फेरोशियस सोल्जर्स देखेंगे, इसमें पहला स्लाइड जो रहेगा वो रहेगा ग्रंथ में क्या वर्णन है, और जो सेकंड स्लाइड रहेगा जो मुझे रिसर्च आर्टिकल्स में मिले हैं। तो रिसर्च आर्टिकल्स में भी मुझे ओलिगोमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, ट्यूबल ब्लॉक, पीसीओएस ऐसे कंडीशन में प्रयोग करना है, विच इज वेरी फेमिलियर। हम पता है कि इन सब कंडीशन में हमें कुमारी का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जो एक चीज मुझे जो बहुत अलग दिखी वो था ये वाला लास्ट वाला पॉइंट, जहां पर मैंने कुमारी तेल को हाईलाइट किया है। वहां पर भाव मिश्र में शिरोरोग अधिकार में एक कुमारी तेल का वर्णन है, जिसका उत्तर बस्ती किया गया फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज में, और उसमें बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हमें दिखे। तो इस पॉइंट को हमें यूटिलाइज जरूर करके देखना चाहिए। वैसे तो डायरेक्टली मुझे ग्रंथ में नहीं मिला ये रेफरेंस, लेकिन रिसर्च आर्टिकल में मिला है, और वहां पर प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स भी दिखे, तो हमें इसका यूटिलाइजेशन जरूर एक बार करके देखना चाहिए। सेकेंड द्रव्य है शतावरी। इसका प्रयोग कैसा है? बल्य है, वयस्थापक है, स्तन्यवर्धक है। इस पे काश्यप संहिता में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है जो इसके बारे में बताया गया है, शतपुष्पा शतावरी। तो इसमें सेपरेट चैप्टर का वर्णन है, शतपुष्पा शतावरी। उसके बारे में क्या बोलते हैं? जिन स्त्रियों को मासिक ऋतुस्राव नहीं होता हो, ऋतुस्राव तो होता हो पर प्रजा या संतान नहीं होती हो, संतान तो उत्पन्न होती हो पर या तो जीवित नहीं रहती हो, या फिर दुर्बल, निस्तेज, कंगाल सी जीवित रहती हो, मैथुन काल में जिस स्त्री को हर्षणा होता हो, जो स्त्रियां शुष्क योनि से पीड़ित हो, उन सारी स्त्रियों के लिए, उन सारी महिलाओं के लिए पुष्पावरी, यस पुष्पावरी कल्प जो है ये अमृत तुल्य गुणकारी है। मैंने यहाँ पर शतपुष्पा शतावरी नहीं कहा, मैंने पुष्पावरी कहा, क्योंकि पुष्पावरी जो है ये हमारे क्लिनिक में, मतलब मैं जहाँ पर सीखा हूँ, मेरे गुरु वैद्य महेश ठाकुर सर के यहाँ पर हम इस फॉर्मुलेशन को यूज करते हैं पुष्पावरी के नाम से। वहां पर हमने बहुत सारे रुग्णों में, बहुत सारे पेशेंट्स में हमने इसका एप्लीकेशन किया है, और उसके बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स है। तो आप जरूर इसका प्रयोग करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स एंड प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। रिसर्च आर्टिकल्स, यहाँ पर जो शतावरी के अलग अलग कर्म हमें देखने मिलते हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है, और कैसे वो कर्म देखने मिलते हैं उसका भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव बेनिफिट्स भी उसमें देखे गए थे, जहाँ पर स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हुई थी, फटीग इंप्रूव हुआ था, वहां पर एंजाइटी जो था, स्ट्रेस जो था, डिप्रेशन जो था वो डिक्रीज हुआ था, और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी यहाँ पर मेंशन्ड है कि कैसे वो एक्टिविटी होती है। तो बेसिकली इस रिसर्च आर्टिकल से हमें ये पता चलता है कि शतावरी का प्रयोग जो है वो पेरीमेनोपॉजल एंड मेनोपॉजल कंडीशन में बहुत अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट है द्रव्य 3 शतपुष्पा। तो ये फोटो देख के आप क्या डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कौन सा शतपुष्पा है और कौन सा बड़ी बड़ी शेप है? क्या आप वो डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? तो ये डिफरेंशिएट करना आप जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत बार हम देते तो शतपुष्पा है, लेकिन वो जो द्रव्य कंजम्पशन हो रहा है वो कुछ और ही है। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन में ये इसका सेवन होना चाहिए, इसका कंजम्पशन होना चाहिए। शतपुष्पा, इसके बारे में नव्य मत जो है वो अपरापतन कारक है और स्तन्यवर्धक है। जैसे हमने काश्यप संहिता का शतपुष्पा शतावरी का इंपॉर्टेंस देखा था, वहां पर शतपुष्पा एक अंग है, उसका डोजेज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 ग्राम पर डे विद घृत, ऐसा उसका अनुपान है। शतपुष्पा के रिसर्च आर्टिकल में पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन में इंप्रूवमेंट आई, इरेगुलरिटीज जो थी मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो इंप्रूव हुई, अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो जो था वो भी इंप्रूव हुआ। द्रव्य 4 कार्पास मूल, यहाँ पर प्रयोग जो है नष्टा आर्तव, कष्टा आर्तव, स्तन्यवर्धक, ये स्पेसिफिक जो कर्म है स्तन्यवर्धक ये कार्पास बीज का है। और हम जो मतलब हमारे लेक्चर के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है कार्पास मूल। कार्पास, शलाटू और क्षीर का प्रयोग पुत्र उत्पत्ति कारक है। कार्पास मूल त्वक क्वाथ रज प्रवर्तक है, गर्भस्राव कारक है, प्रसव कारक है। क्वाथ की मात्रा कितनी होगी? 40 to 60 ml। कार्पास मूल के बारे में जब आर्टिकल देखा तो उसमें कार्पास बीज का स्तन्य जनन जो कर्म था वो इतना बढ़िया था कि शतावरी से उसको कंपेयर किया गया। शतावरी का जैसे स्तन्य जनन कर्म है वैसे ही कार्पास बीज का भी है, और कार्पास मूल जो है ये आर्तव जनन है, और इसका ये कर्म जो है ये बेस्ट है। हिंगू,
अब यहाँ पर हिंगू के बारे में तो हिंगू छेदनीय दीपनीय अनुलोमिक वात कफ प्रशमना नाम ऐसे हम पढ़ते हैं कि अग्रे संग्रह है और उसका वो बेस्ट कर्म है, लेकिन इस लेक्चर के कंटेक्स्ट में वो हमारे लिए बेस्ट कर्म नहीं है। हमारे लिए बेस्ट कर्म है स्त्री पुष्प जनन, और ये भाव प्रकाश में मेंशन्ड है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से याद रखिए कि हिंगू जो है ये स्त्री पुष्प जनन कारक है, ये आर्तवर्धक है, ये स्त्री पुष्प जनन है, ये शूल प्रशमन है। इसकी मात्रा बहुत ही कम यूज करते हैं, 125 to 500 mg, वो भी बहुत सारे द्रव्यों के कॉम्बिनेशन के साथ में यूज किया जाता है। हिंगू के रिसर्च आर्टिकल में ब्लीडिंग, पेन और इरेगुलरिटीज इन सब के ऊपर वो काम करता है, ऐसा वो रिसर्च आर्टिकल में इंफॉर्मेशन मिला। कृष्ण तिल, नव्य मत ऐसा है कि कृष्ण तिल जो है वो उत्तम रज प्रवर्तन कारक है। इसको भी आप ध्यान में रखिए। हमने देखा था कि जो फेजेस थे मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसमें हमने किस फेज में देखा था इसको, कोई बता पाएगा किस फेज में हमने देखा था? हमने इसे थर्ड फेज में देखा था, जहां पर ओवम का रिलीज करवाना था, फॉलिकल का रप्चर करवाना था, वहां पर हमने कृष्ण तिल का प्रयोग देखा था। अब यहाँ पर कृष्ण तिल के प्रयोग के बारे में क्या बताया गया है कि कृष्ण तिल को कूट कर उष्णोदक में डालिए और उसका अवगाह कीजिए अल्पार्तव में। ये थोड़ा सा अलग मत है, एक अलग प्रयोग पता चला, इसलिए वहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है। डोजेज क्या है उसका, 5 to 10 ग्राम्स पर डे। अब यहाँ पर इसके रिसर्च आर्टिकल में बहुत ही प्रचलित, जो आजकल सारे पेशेंट आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर हम तो सीड साइकिलिंग कर रहे हैं, तो क्या वो सेफ है? और हम भी उसे बोल देते कि हाँ सेफ ही है, आप ले सकते हो, सेसमे सीड्स, सनफ्लावर सीड्स तो ले ही सकते हो। तो यहाँ पर इस रिसर्च आर्टिकल में देखिए क्या आया है, फ्लैक्स सीड्स एंड पंपकिन सीड्स इन फॉलिकुलर फेज क्या करता है, सपोर्ट एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड ओव्यूलेशन। सेसमे सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स ड्यूरिंग लुटियल फेज क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन के प्रोडक्शन को एनहेंस करता है और एक हार्मोनल बैलेंस बनाता है। तो पेशेंट का जो हमसे क्वेश्चन था कि डॉक्टर सीड साइक्लिंग जो है ये तो नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इनफर्टिलिटी में हेल्प करता है, और आप भी नॉट करते हो यस यस यू आर करेक्ट, वो नेचुरल है, साइड इफेक्ट नहीं है और इनफर्टिलिटी में हेल्प भी करता है, बरोबर है। तो इसीलिए हम एक कंसेप्ट के बारे में सोचेंगे और वो कंसेप्ट है आयुर्वेदिक सीड साइक्लिंग। अरे बाप रे, ये क्या है? ऐसे हो भी सकता है कोई कंसेप्ट? देखते हैं। यस, हमारे आयुर्वेद में ऑलरेडी बीज का वर्णन बताया गया है, उसका महत्व बताया गया है। यहाँ पर बहुत लोगों को शायद चतुर बीज इस शब्द में आपको मिस्टेक दिखती होगी, लेकिन ये जो चतुर मिस्टेक है, ये मिस्टेक नहीं है, ये वैद्य को चतुर बनाने के लिए ये ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है कि वो आगे से पेशेंट के टर्म्स पे न चलकर उन्हें बताएगा कि आप ये वाला सीड साइक्लिंग मत कीजिए, आप आयुर्वेदिक सीड साइक्लिंग की तरफ आइए और उसमें मेथी का, चंद्रशूरश्च, काला जाजी, यवानिका, इनका प्रयोग कीजिए। इनका प्रयोग कैसे करेंगे? तो ये जो आपके सामने एक चीज दिख रही है, इसमें की गायनेकोलॉजिकल रोल, यहाँ पर जो मैंने चीजें मेंशन की है कि भाई मेथी का जो है वो पीसीओएस में हेल्प करता है, चंद्रशूर जो है वो एमेनागॉग है, काला आजाजी जो है वो पेन को रिलीव करता है, पेल्विक कंजेशन जो है उसको रिलीव करता है, यवानिका जो है या अजवाइन जो है वो डिस्मेनोरिया में काम में आता है। फिर भी वो अटके हुए हैं सनफ्लावर सीड्स पे और फ्लैक्स सीड पे। ये हमारा इंफॉर्मेशन है, ये उनका इंफॉर्मेशन है, फिर भी वो वहीं पर अटके हुए हैं। अब हम जब ये फ्लैक्स सीड्स वगैरह जब हम देखते हैं, तो हमारे यहाँ पर तो उसका वर्णन ऐसे किया गया है कि आप वो कुसुम तेल वो सब का कंजम्पशन आप नहीं कीजिए, प्रमेह में और कुष्ठ में वो उसके हेतु बताए गए हैं। और यहाँ पर ऐसी संप्राप्ति जहां पर हमें अपतर्पण करना है, ऐसी संप्राप्ति में हम लोग उनको फ्लैक्सीड खाने के लिए बोल रहे हैं कि हाँ आप खाइए। बट यहाँ पर हम चतुर्बीज का प्रयोग करेंगे जो कि अलाइन है दोषों के हिसाब से, अग्नि के हिसाब से और बॉडी टाइप के हिसाब से। यहाँ पर कुछ दूसरे जो सीड्स है जैसे जीरक है, मुद्ग है, कुलथ है, लता करंज है, यहाँ पर कुछ कुछ सीड्स का एग्जाम्पल ऐसा है जो हम लोग डायरेक्टली खा तो नहीं पाएंगे, लेकिन औषध में कॉम्बिनेशन के स्वरूप में जरूर प्रयोग कर पाएंगे। अब
आयुर्वेदिक सीड साइक्लिंग में देखिए आप मेथी का कहाँ पर प्रयोग करना चाहिए है, ये कृश व्यक्ति में और स्थूल व्यक्ति दोनों में आप प्रयोग कर सकते हो। क्यों प्रयोग करना है उसका रैशनल बाजू में लिखा हुआ है। चंद्रशूर का कृश व्यक्ति में प्रयोग करना चाहिए क्योंकि वो धातु पुष्टिकारक है। यवानिका का स्थूल व्यक्ति में प्रयोग करना चाहिए है क्योंकि ये उष्ण है, तीक्ष्ण है, और जो एक्सेस वहां पर मेद है उसको कम करेगा। जीरक त्रितय का प्रयोग हम स्थूल व्यक्ति में करेंगे क्योंकि वापस ये गर्भाशय विशुद्धि कारक है। आप इसको ध्यान में रखिए, आप इन सीड्स का प्रयोग कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो पहले जो फ्लैग सीड्स थे, पहले जो सनफ्लावर सीड्स थे, अभी वो चेंज होके हो गए हैं अजमोदा सीड्स, सिसमे सीड्स, चंद्रशूर सीड्स एंड कृष्ण जीरक सीड्स। द्रव्य 7 है कुलत्थ। तो इसका प्रयोग है आर्तवजनन। इसका प्रयोग हम कुलत्थादि कषाय में करते हैं। कब करते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज में करते हैं। और ये जो मेंस्ट्रुअल फेज में कुलत्थादि कषाय का प्रयोग है ये बहुप्रचलित है, और हमने मेंस्ट्रुअल फेज में देखा भी था कि कुलत्थ का प्रयोग करना चाहिए। कैसे प्रयोग करना चाहिए? कुलत्थादि कषाय के स्वरूप में करना चाहिए। तो आप अब से कोई भी पेशेंट अगर आपको कंप्लेन करता है कि मेरा जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो फ्लो बहुत ज्यादा कम रहता है, तो वो टाइम पे आप कुलत्थादि कषाय का प्रयोग कीजिएगा रज प्रवर्धनी वटी के साथ में, आपको बहुत अच्छा फ्लो में इंप्रूवमेंट दिखेगा। इसका डोजेज कैसा है? 20 to 30 ml विथ इक्वल क्वांटिटी ऑफ वार्म वाटर। इसका प्रयोग कहां पर करेंगे? ओलिगोमेनोरिया, पीसीओएस एंड इंक्रीज्ड एंडोमेट्रियल थिकनेस में। 8th जो द्रव्य है वो उलट कंबल है। इसका बहुत ज्यादा ऐसे एकल औषधि बोल के प्रयोग हम नहीं करते हैं, और ये बृहत्त्रयी में वर्णन भी नहीं है इसका, ये आदर्श निघंटु में मेंशन्ड है। और इसका जनरली जो प्रयोग है वो कॉम्बिनेशंस में या तो फिर बाहर जो प्रोप्राइटरी मेडिसिन मिलती है उसमें इसका प्रयोग मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे रखा है उसको। उसका प्रयोग कैसे करते हैं? आर्तवजनन, गर्भाशय उत्तेजन कारक है, रजोरोध नाशक है, कष्टार्तव नाशक है, और अल्पार्तव में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका डोसेज है अप टू 4 ग्राम। उलट कंबल के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि उसका प्रयोग कब करना चाहिए। तो आर्तव मतलब मेंस्ट्रुअल फेज के पहले, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में, और मेंस्ट्रुअल फेज के टाइम पे, ऐसे आप 7 to 8 डेज आप इसका प्रयोग कर सकते हो। जनरली हम, जैसे मैंने कहा कि एकल औषधि में तो प्रयोग नहीं करते, कॉम्बिनेशन में ही करते हैं। तो ये उसका रिसर्च आर्टिकल है जो बता रहा है कि डिस्मेनोरिया, अमेनोरिया एंड इनफर्टिलिटी में उसका अच्छा रोल है। द्रव्य 9 अशोक। अभी हमने आग्नेय द्रव्य और देख लिए अच्छे खासे, अभी हम थोड़े से ऐसे द्रव्य देखेंगे जो शीत है, सौम्य है। रक्त प्रदर नाशक है, वेदना स्थापक है, योनि दोष हर है, और आमयिक प्रयोग कुछ उसका ऐसा है। अशोक त्वचा सिद्ध क्षीर जो है उसका तीव्र रक्त प्रदर में आप प्रयोग कीजिए, और उसकी मात्रा कितनी है? 30 to 40 ml। इसका प्रयोग पीआईडी, पॉलीमेनोरिया जैसे कंडीशंस में हम करेंगे। मेनोरेजिया, डिस्मेनोरिया, ल्यूकोरिया एज ए यूटेरोटॉनिक करके उसका प्रयोग रिसर्च आर्टिकल्स में मिला। द्रव्य 10 इज लोध्र। रक्त प्रदर नाशक है, श्वेत प्रदर नाशक है, रक्त पित्त नाशक है। इसका बहुत अच्छा जो कल्प है वो है पुष्यानुक चूर्ण। चरक संहिता में भी संधानीय शोणित स्थापन करके उसका उल्लेख है। ल्यूकोरिया, मेनोरेजिया वगैरह जैसे कंडीशन में हम यूज करते हैं। अब इसका जो वर्णन है वो देखिए कितनी सुंदर तरीके से, फड़के द्रव्यगुण जो बुक है उस पुस्तक में देखिए कितने अच्छे तरीके से किया गया है। श्वेत प्रदरे, रक्त प्रदरे, अत्यार्तवे च कषाय रसत्वात् लोद्रः गर्भाशय गत सिरा मुखानि संकोचयति, रक्तम क्लेदम स्रावम च संभयति। तो वो कैसे काम करता है अपने कषाय रस से, उसका यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो इस वजह से कफजे, पित्तजे, रक्तजे च योनि रोगे लोध्रस्य प्रयोगः प्रशस्तः। इस वजह से ही कफ पित्तज या पित्त रक्तज, या फिर जहाँ पर रक्त की प्रधानता बहुत ज्यादा है, ऐसे टाइम पर आप लोध्र का प्रयोग कीजिए। और उसके रिसर्च आर्टिकल्स में भी यही मिला कि मेनोरेजिया, ल्यूकोरिया, अल्सर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इन सारी चीजों में हम उसको यूज कर सकते हैं। द्रव्य 11 इज जटामांसी। जटामांसी जो है उसका प्रयोग हम मेध्य करके प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग पेरीमेनोपॉजल एंड पोस्ट मेनोपॉजल इश्यूज में बहुत अच्छे से होता है, पीएमएस में बहुत अच्छे से होता है। कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, पेन, स्लीप प्रॉब्लम एटसेट्रा, जो ये प्रॉब्लम्स है इसमें जटामांसी का बहुत अच्छा रोल है। और यहाँ पर
PMS रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मेनोपॉज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में यूज है, ऐसा रिसर्च आर्टिकल में मिला। तो व्हाट इज द टेक होम मैसेज? तो टेक होम मैसेज यही है कि सिद्धांत के बेसिस पे चूज किए गए जो ड्रग्स है, संप्राप्ति के बेसिस पे जो चूज किए हुए ड्रग्स है, उनके कर्म को आप ध्यान में रखिए। फॉर एग्जाम्पल, कुमारी जो है ग्रंथि नाशक है, रजोरोध नाशक है। कार्पास मूल जो है रजो प्रवर्तन करता है। हिंगू जो है स्त्री पुष्प जनन है। कृष्ण तिल जो है उत्तम रजो प्रवर्तन है। इन 11 कर्मों को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखिए और इसका यूटिलाइजेशन कीजिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू मनोज। बहुत अच्छे से आपने सेशन आज का कंडक्ट किया, और बहुत रिसर्च से और बहुत ही क्लासिकल रेफरेंस से ये भरपूर था। किसी को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सर जी का नंबर शेयर हो सकता है क्या सर? यस यस यस, श्योर श्योर श्योर। श्योर। यहाँ सर पर जी, आप अभी कमेंट में आपका नंबर शेयर करो ये श्योर। चैट बॉक्स में। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा सेशन और अलग ही सेशन आज सर ने कंडक्ट किया, और हम इसी तरह हर हफ्ते 2 या 3 सेशंस कंडक्ट करवाते हैं। हमारे दोस्त हो गए, सीनियर्स हो गए, कलीग हो गए, या मैं खुद भी कई दिनों से ये सेशंस कंडक्ट करवा रहा हूँ। तो आप अभी ऐसे जुड़े रहिए, और भी कोई टॉपिक्स पे इधर सर, आपको अगर। मैं हाँ मैं यहाँ पर कुछ मैसेजेस देख पा रहा हूँ। If हाँ in हाँ। endometrial thickness we use Agni चिकित्सा, then it can lead to heavy bleeding. इसके बारे में क्या कर सकते हैं? यस, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये बहुत ही सही है। जहाँ पर एंडोमेट्रियल थिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और हम वहां पर एकदम तीव्र औषध का, तीक्ष्ण औषध का प्रयोग करते हैं, तो हैवी ब्लीडिंग होता है। इसीलिए मैंने वहां पर व्यत्यासा चिकित्सा का मेंशन किया था कि जब हैवी ब्लीडिंग होने लग जाए तो आप सौम्य तत्वों को यूज कीजिए। आप वहां पर सिर्फ रक्त संबंध का काम कीजिए। वहां पर आप ऐसी औषध यूज कीजिए जहां पर बिल्कुल रक्त स्तंभन ही हो जाएगा। जब रक्त स्तंभन हो जाए फिर से आप आग्नेय चिकित्सा कीजिए। तो ऐसे कर करके आप कब तक कीजिए ऐसी चिकित्सा जब तक आपका जो एम है वो अचीव नहीं हो जाता। यस, एक्सलेंट। और मैं इसमें इंसाइट देना चाहता हूँ। जैसे सर ने बताया कि रक्त स्तंभक के द्रव्य सर ने जैसे डिस्क्राइब किए, वैसे ही अत्यार्तव का एक सेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने डाला है। इसका भी एक लाइव हुआ था 1 महीने पहले, तो वैद्य मृदुला जोशी का, उनका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। उसमें भी उन्होंने कष्टार्थव और अत्यार्थव के द्रव्य और कल्प का डिस्क्रिप्शन है। और अभी अगले 2-3 हफ्ते में उसका भी एक डिटेल सेशन हम लेंगे कि द्रव्य के साथ हम अत्यार्थव में कौन से कल्प कैसे यूज करेंगे, और उसे कैसे समझेंगे, मतलब उसको ड्रग का डिकोड कैसे करेंगे। ठीक है, वो भी हम सेशन लेंगे इधर। यस, कोई और क्वेश्चन है? ग्रुप में स्लाइड्स ये होगा क्या, शेयर करेंगे? यस यस, मैं सर से बात करके वैसे अपडेट कर दूंगा ग्रुप पे। हाँ, रसकल्प का जैसे एक ग्रुप में क्वेश्चन आया था, यस सर भी बात कर सकते हैं इसमें। सर, आप इसका आंसर दे सकते हो? रसकल्प में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके बेस पर कैसे डिसाइड करें? हाँ, तो जो रसकल्प है अभी वो एक जटिल कॉम्बिनेशन रहता है, तो उसमें हर एक भस्म के बारे में देखना पड़ता है, उसकी भावना द्रव्य क्या है, सभी का अध्ययन करने के बाद ही आप उसका अगर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे तो अच्छी बात है। वहां पर कोई भस्म जो है कैसे काम कर रहा है, कोई भावना द्रव्य कैसे काम कर रहा है, वो पहले समझेंगे। उसके बेसिस पे ही आगे आपको उसका जो कंक्लूजन है वो ड्रॉ करना चाहिए। यस, करेक्ट सर। यस, इसमें एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं। वैसे अगले हफ्ते में हम देखेंगे कि कौन से रसकल्प ऐसी कंडीशन में हम यूज करेंगे जैसे सर ने द्रव्य लिया। तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे जस्ट, कि बोलबद्ध रस नाम का एक रस है, मैं बहुत यूज करता हूँ उसको, और तैरते हुए कंडीशंस में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका।
उसमें ज्यादातर हम देखेंगे तो उसमें बोल का यूज किया है, सर ने भी बताया था। उसमें शालमली है, गुडुचि सत्व है, ठीक है, और पारागंधक कज्जली कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे उसके जो अंदर के ड्रग डिजाइनिंग है उसको समझने के लिए ही हमें ये सेशन अटेंड करने हैं कि उसमें ये बोल का क्या रोल है, शालमली का रोल क्या है, या गुडुचि का रोल क्या है, और उसके हिसाब से वो रक्त स्तंभन का कार्य कैसे करता है, उसकी फलश्रुति हम कैसे समझेंगे, ठीक है। तो जस्ट एक एग्जांपल था, हम अगले हफ्ते उसका ज्यादा डिकोड करेंगे। जी सर, आपके लिए क्वेश्चन है। ओके ओके। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस में दोषों की स्थिति के अकॉर्डिंग ड्रग सिलेक्शन थोड़ा बता सकते हैं? यस, जो हमने यहाँ पर ड्रग्स रखे हैं, तो यहाँ पर हमने दोषों का जो स्थिति है उसको ज्यादा ध्यान में न रखकर उस फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, उस जो फेज है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, बेस्ड ऑन दैट हमने ये किया है। और जैसे हमने देखा कि यहाँ पर हमने जो सिद्धांत लगाए थे वो सिद्धांत आग्नेय तत्व के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने दोषों के अकॉर्डिंग न रखकर क्लियरली मैंने वहां पर आग्नेय और सौम्य तत्व के हिसाब से वहां पर रखा है, और क्या कर्म अपेक्षित है उस हिसाब से वहां पर ड्रग का वहां पर मेंशन किया गया है। टू स्टॉप रिकरेंस ऑफ एंडोमेट्रियल थिकनेस, व्हाट ट्रीटमेंट वी कैन गिव? अभी जैसे ये एंडोमेट्रियल थिकनेस की बात हो रही है, तो ये एक संतर्पण उत्थ विकार है। तो जब तक हम हेतु का सेवन बंद नहीं करेंगे तब तक वो हमें रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो उस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम अपतर्पण कर रहे हैं, कैसे हम औषध का चयन कर रहे हैं, तो वो तभी स्टॉप हो पाएगा। इन ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु, हाउ टू यूज आग्नेय द्रव्य कॉशियसली इन वात कफ संप्राप्ति विथ पित्तानुबंध पेशेंट्स, विच आर द सेफ ड्रग्स टू यूज इन सच सीजन्स? ओके, तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं ग्रीष्म ऋतु या शरद ऋतु, तो अल्टीमेटली अगर ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर एक उष्ण तत्व का हम यहाँ पर ध्यान में ला रहे हैं। और यहाँ पर आग्नेय द्रव्य कैसे हम कॉशियसली यूज करेंगे? तो सबसे पहली बात तो ये है, हम हमारी संप्राप्ति, हम हमारे सिद्धांत से हिलेंगे बिल्कुल भी नहीं। हमारे जो सिद्धांत है बेस्ड ऑन दैट सिद्धांत ओनली हम ड्रग्स का सिलेक्शन करेंगे। मे इट बी ग्रीष्म ऋतु, मे इट बी शरद ऋतु, आप जरूर वात कफ संप्राप्ति में कुरथादि कषाय मेंस्ट्रुअल फेज में ही देना। उससे जो भी आउटकम रहेंगे पहले आप देके देखिए, उसके बाद में आप आउटकम के बारे में सोचिए। नहीं तो बहुत बार हम ग्रीष्म ऋतु में ही अटक जाते हैं और आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। और अल्टीमेटली जो हमारा एम है वो है आर्तव को कैसे भी बढ़ाओ और स्रोतरोध को हटाओ और आर्तव को बाहर निकालो। तो उसके लिए आपको तीक्ष्ण द्रव्य तो यूज ही करने पड़ेंगे। वहां पर क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, सपोज नहीं होता जनरली, लेकिन इनकेस अगर होता है तो आपके पास सौम्य तत्व तो है ही, आप उनका यूज कर लीजिए। उससे आप क्लिनिकली जो आपको आपका जो एम था वो भी आपका एम अचीव हो जाएगा और उसके साइड इफेक्ट्स भी आपको देखने नहीं मिलेंगे। सर सीड साइक्लिंग आयुर्वेदिक 4 फेजेस में कौन से यूज कर सकते हैं? हाँ, इसका जो अध्ययन है वो आपको जरूर करना चाहिए कि कैसे इन 4 फेजेस के बेसिस पे हम जो हमारे चतुर्बीज है किस बीज का कब प्रयोग करेंगे उसका जरूर आपको अध्ययन करना चाहिए। फिलहाल के लिए मेरा उतना अध्ययन नहीं है इस पर्टिकुलर फेज में। हिंगू का पुष्पजनन कार्य कैसे होता है, लॉजिक बिहाइंड दिस? हाँ, तो ये जो पुष्पजनन कार्य है ये आग्नेय तत्व के वजह से है। जो पहला सिद्धांत था आर्तवम तु आग्नेयम, इसका जो आग्नेय तत्व है वही ये पुष्पजनन आगे करवा के देता है हमें। यस, आई थिंक सो वी आर डन। यस यस यस, थैंक यू सर। बहुत एंजरिशंग रहा आपका सेशन, और ऐसे ही हम अगले सेशन में मिलेंगे, और आप जुड़े रहिए। और सर ने यस जो सिद्धार्थ बताया, सर। यस यस, और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऐसे हमें महीने में 1-2 या सेशन तो करवाते रहिए, तो हमारा भी नॉलेज एनहांस होगा, और जो हमारे जूनियर्स है, हमारे जो वैद्य है, उनके लिए भी हम कुछ लाते फॉर रहे। श्योर, फॉर श्योर, फॉर श्योर, श्योर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच, थैंक यू, थैंक यस, यू। और 100+ पार्टिसिपेंट थे आज, तो उनका भी थैंक यू। या धन्यवाद सर।